जैसा कि आप देख सकते हैं एमफी मई 2006 के डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर्स का इनफ्लो रहा है वो रहा है फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। फ्लेक्सी कैप फंड्स में करीब करीब 5,600 करोड़ रुपए का इनफ्लो रहा है। उसके बाद मिड कैप में जो कि 4,900 करोड़, उसके बाद स्मॉल कैप फंड में जो कि 4,000 करोड़ का है। तो यहाँ से हमें क्लियर कट दिख रहा है कि जो फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी है वो इन्वेस्टर्स का बहुत ही फेवरेट फंड कैटेगरी है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स का मैक्सिमम पैसा जो है वो जाता है। पर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या फ्लेक्सी कैप फंड वाकई में फ्लेक्सी कैप है या ये एक लार्ज कैप फंड में कन्वर्ट होता जा रहा है? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड कितना फ्लेक्सिबल है या उसका पोर्टफोलियो करीब करीब सिमिलर होता जा रहा है एक लार्ज कैप फंड की तरह। मेरे इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां पर पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के 3 मेजर फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप। इन तीनों के पोर्टफोलियो को हम अच्छे से स्टडी करेंगे कि किस तरीके से है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं इनका जो रिटर्न प्रोफाइल है अगेंस्ट बेंचमार्क कैसा है। और पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कि बीइंग एन इन्वेस्टर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से देखना चाहिए और किस तरीके से फ्लेक्सी कैप के बारे में आपको दोबारा जरूर सोचना चाहिए। मैंने इन तीनों सेक्शंस के टाइम स्टैम्प जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो आप अपने इंटरेस्टेड पोर्शन को जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज मैं तो चाहूंगी कि आप ये वीडियो पूरा ही देखें, क्योंकि इसमें हम सिर्फ अजम्पशन पे बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर आपके साथ डेटा शेयर करूंगी और हम सब मिलकर समझेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी एक्चुअली में क्या है। और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि जो डाइवर्सिफिकेशन आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने से सोच रहे हैं कि आपको मिल रहा है, क्या वाकई में वो डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है? तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और हम आगे बात करते हैं। 2020 में हमारे पास थी मल्टी कैप फंड कैटेगरी। उस समय मल्टी कैप फंड कैटेगरी के पास प्रोविजन था कि वो जो इन्वेस्टेबल है, जो अमाउंट है जो इन्वेस्टर से मिल रहा है, उसको किसी भी फंड कैप के अंदर, मतलब किसी भी फंड लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, जब सेबी ने देखा कि मल्टी कैप फंड जो है वो ज्यादा फोकस्ड होते जा रहे हैं लार्ज कैप की तरफ, तो उन्होंने एक मैंडेट जारी किया जहां पर उन्होंने कहा कि मल्टी कैप फंड के लिए नेसेसरी हो जाएगा कि वो 25% लार्ज कैप में डाले, 25% मिड कैप में डाले और 25% स्मॉल कैप में डाले, और बाकी का 25% वो कहीं पर भी डाल सकते हैं। उसके बाद सेबी ने इंट्रोड्यूस किया फ्लेक्सी कैप फंड, और फ्लेक्सी कैप फंड को उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी कि वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से मार्केट को एसेस करे और डिसाइड करे कि जो इन्वेस्टेबल है वो कहां पर जाना चाहिए। सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि इन्वेस्टेबल का 65% इक्विटी में रहना चाहिए। तो इस तरीके से फ्लेक्सी कैप फंड अलग हो जाता है मल्टी कैप फंड की तरह, मल्टी कैप फंड से। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम देखते हैं कि जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो भी बनते जा रहे हैं लार्ज कैप फंड की तरह। जी हाँ, उनका जो मैक्सिमम इन्वेस्टेबल अमाउंट है वो ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप की तरफ जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से इनका पोर्टफोलियो जो है वो ओवरलैप कर रहा है। तो चलिए 3 मेजर फंड हाउसेस के फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो को हम चेक करते हैं। हम देखेंगे पोर्टफोलियो ओवरलैप। अच्छा, पोर्टफोलियो ओवरलैप क्या होता है? पोर्टफोलियो ओवरलैप का मतलब होता है कि सपोज एक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसके पोर्टफोलियो में मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स उसके कितने हैं, और दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड है या अगर वो लार्ज कैप है उसके नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं। इन दोनों का जो अलग अलग पोर्टफोलियो, इनमें सेम नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं, इसको चेक करने को कहते हैं हम पोर्टफोलियो ओवरलैप। तो जब मैं पोर्टफोलियो ओवरलैप देखती हूँ HDFC फ्लेक्सी कैप वर्सेस HDFC लार्ज कैप, तो मुझे ओवरलैप दिखता है करीब करीब 67%। जी हाँ, इन दोनों फंड कैटेगरी का जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है या जो पोर्टफोलियो का सिमिलैरिटी है वो 67% है। मोर ओवर 50% से ज्यादा कोई भी अगर आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप होता है तो इट मीन्स आप समझिए कि आप ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आगे मैं बढ़ती हूँ, और हाँ, इसमें आप इसके अगर जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, टॉप 10 स्टॉक्स की आपको लिस्ट है, तो इनके टॉप 10 स्टॉक्स में भी आप देख सकते हैं कि कितनी सिमिलैरिटी है इन्वेस्टेबल अमाउंट को स्प्रेड करने में। उसके बाद मैं आती हूँ कोटक फ्लेक्सी कैप वर्सेस कोटक लार्ज कैप। इन दोनों का जब पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करते हैं हम, तो देखते हैं अगेन 67% तक इनका पोर्टफोलियो सिमिलर है। इनके जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो आप देख सकते हैं कि इन टॉप 10 स्टॉक्स में जो इनका इन्वेस्टेबल परसेंटेज है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, और इनके टॉप 10 स्टॉक्स भी सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं, जब हम देखते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वर्सेस पराग पारिक लार्ज कैप,
पोर्टफोलियो ओवरलैप हमें बताता है 81%। इसका मतलब है अगर आप मतलब पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और पारंपरिक लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस 20% का ही कुछ डिफरेंस आ जाता है इन दोनों फंड कैटेगरी के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि ये जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड है ये अपने लार्ज कैप वेरिएंट के साथ कितने सिमिलर है, इनका पोर्टफोलियो कितना सिमिलर है, नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा इनका सेम ही है और ये लार्ज कैप हैवी दिखते हैं हमें। अब जब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये फ्लेक्सी कैप फंड आपस में कितना सिमिलर है तो वो हम देखते हैं। करती हूँ HDFC फ्लेक्सी कैप को कोटक फ्लेक्सी कैप के साथ, जो इनका पोर्टफोलियो ओवरलैप है वो करीब करीब 56% का है। सिमिलरली जो HDFC फ्लेक्सी कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप के बीच का जो पोर्टफोलियो ओवरलैप है वो अगेन 56% है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप का भी पोर्टफोलियो 56% तक सेम है। तो ये समझ में आ रहा है कि जो अगर हम सपोज करिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपने एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप लेकर रखा है एंड सिंस आपको पारंपरिक की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज है वो बहुत अच्छी लगती है तो आपने सोचा उसका एक लार्ज कैप भी ले लेता हूँ, एक आपने HDFC लार्ज फ्लेक्सी कैप भी लेकर रखा है, तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स में ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो सिमिलैरिटी जो है वो लार्ज कैप सेक्शन में ही ज्यादा है। तो अगर आप एक ही तरह के 2-3 फ्लेक्सी कैप फंड खरीदते हैं या 2-3 फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं ये सोचकर कि भाई AMC तो डिफरेंट है, तो प्लीज सबसे पहले उनका पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करिए। ये देखिए कि इनका पोर्टफोलियो एक दूसरे से कितना मिलता जुलता है। सिमिलरली अगर आप सेम फंड हाउस का लार्ज कैप वर्जन ले रहे हैं अपने फ्लेक्सी कैप फंड को, आप लार्ज कैप के अगेंस्ट भी डेफिनेटली उसका पोर्टफोलियो चेक करिए, क्योंकि अगर वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा है तो चूज एनी वन ऑफ देम, या तो आप फ्लेक्सी कैप में रहिए या आप लार्ज कैप में रहिए, या उस टाइम पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में दोबारा से सोचना ही चाहिए। फ्लेक्सी कैप फंड कितना लार्ज कैप हैवी है, पर इसके लार्ज कैप हैवी होने का रीजन क्या है? इसके देखिए जो दो मेन रीजंस मुझे समझ में आते हैं वो है, फर्स्ट है कि रिस्क मैनेजमेंट। जो हमारे फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर होते हैं उनको जो होता है अपना जो बेंचमार्क होता है जो कि निफ्टी 500 होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, निफ्टी 500 जो कि खुद अपने आप में एक लार्ज कैप हेवी इंडेक्स है, तो वो इंडेक्स को ज्यादा रेप्लिकेट करने का सोचते हैं कि भाई इंडेक्स के वो जितना पास रहेंगे उतनी उनकी परफॉर्मेंस जो है सही रहेगी, क्योंकि जैसे ही वो समझिए इंडेक्स से डेविएट हो जाते हैं, इंडेक्स से हट के चले जाते हैं और अपना मिड और स्मॉल में ज्यादा बेट्स ले लेते हैं और इन केस उनका बेट नहीं चलता है, उनकी जो उन्होंने सोचा था वो काम चीज नहीं करती है, तो वो इंडेक्स से काफी पुअर परफॉर्मेंस देंगे, काफी खराब रिटर्न देंगे। तो इसीलिए जो फंड मैनेजर है वो सेफ प्ले करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम मैक्सिमम इंडेक्स के करीब रहें ताकि इंडेक्स से ज्यादा दूर होने के जो प्रॉब्लम्स होती हैं मार्केट में वोलेटिलिटी के कारण वो प्रॉब्लम हमें उतना ज्यादा ना हो, हम इंडेक्स के करीब रहें और जो हमारे पास थोड़ा बहुत गैप है उस पर हम प्ले करके अल्फा जनरेट करने की कोशिश करें। तो ये जो एक रिस्क की बेट लेने का होता है या फिर चीजों को संभाल के चलने की बात रहती है, तो उसके कारण भी ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो ज्यादातर लार्ज कैप हेवी बनते जा रहे हैं। जो दूसरा मेजर रीजन मुझे दिखता है कि ये जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं इनका जो AUM होता है वो काफी हेवी होता है और सेबी के मैंडेट के हिसाब से कोई भी AMC जो है वो किसी भी कंपनी का स्टॉक 10% से ज्यादा नहीं ले सकती है, उसे 10% तक का ही इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर कंपनी में करने का मैंडेट होता है। तो सिंस जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज होती है उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो काफी कम होता है, तो उनको उतना लिक्विडिटी नहीं मिल पाता है स्मॉल कैप सेगमेंट के अंदर या मिड कैप सेगमेंट के अंदर, इसीलिए वो ज्यादातर अपना पैसा जो है जो स्टॉक्स लिक्विड है जहां पर लिक्विडिटी ज्यादा है वहां पर डालना पसंद करते हैं। तो इसी ये भी एक कारण है कि फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो ज्यादातर जो उनके फंड मैनेजर है वो ऐसी कंपनीज को ढूंढते हैं, ऐसी लार्ज कैप कंपनीज को ढूंढते हैं जहां पर लिक्विडिटी ज्यादा हो, क्योंकि वो सिमिलर काइंड ऑफ लिक्विडिटी उन्हें मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं मिलती है। पर ये जो एक पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स को अगर हम ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारा मिड कैप में पैसा जा रहा है, स्मॉल कैप में पैसा जा रहा है, बट एट द एंड हमें ये पता चलता है जो ये फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी है वो लार्ज कैप सेंट्रिक ही है।
अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं मानती हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करे हैं वो आपको वैल्यूएबल लग रहे हैं, काफी आई ओपनिंग लग रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए यूट्यूब में ये मेरी जर्नी एकदम नई है, मतलब मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है, तो और इन वीडियोस को बनाने में काफी रिसर्च और काफी मेहनत लगती है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। और मेरे यूट्यूब में आने का और आपके लिए वीडियो बनाने का एक मेन रीजन ये है कि मैं आपके लिए मतलब आपको एक अनबायस्ड इंफॉर्मेशन दे सकूं, ताकि आप ये डिसाइड कर सके कि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए सही क्या है। तो मेरा चैनल अगर आपको और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। अब इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में हम आते हैं जहां पर हम देख रहे हैं रिटर्न प्रोफाइल। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि 2020 में जब फ्लेक्सी कैप सेगमेंट इंट्रोड्यूस हुआ तो उससे पहले मल्टी कैप था। तो सेबी ने ये मैंडेट दिया था कि जो मल्टी कैप फंड कैटेगरी है वो 25% ईच लार्ज में डालेगा, 25% मिड में डालेगा और 25% स्मॉल कैप में डालेगा, जबकि फ्लेक्सी कैप के साथ ऐसा कुछ भी मैंडेट नहीं था। तो इस समय क्या हुआ कि जब मार्केट गिरता है तो मल्टी कैप फंड सिंस उनको जरूरी है कि उन्हें 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में डालना ही है, तो वो चाहे ना चाहे वो अपना ये एक्सपोजर जो है वो कम नहीं कर सकते। फॉलिंग मार्केट में उन्हें मिड और स्मॉल कैप में 25% ईच रहना ही पड़ता है। बट इस समय फ्लेक्सी कैप फंड के पास सिंस फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो यहाँ फंड मैनेजर क्या करते हैं, वो मिड और स्मॉल में एक्सपोजर को कम कर देते हैं और लार्ज कैप में एक्सपोजर को बढ़ा देते हैं, ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस खराब ना हो, वो परफॉर्मेंस कंपेयर टू मिड और स्मॉल कैप और गिरे ना। तो वहां पर ये एक डिफेंसिव प्ले कर जाते हैं। पर हमने जब देखा है कि एक बेयर मार्केट के बाद जैसे ही बुल रन आता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप जो है भागना शुरू कर जाते हैं। तो सिंस फॉलिंग मार्केट में मल्टी कैप के पास मिड और स्मॉल का एक्सपोजर कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप ज्यादा था, तो वो जो मार्केट जब बुल रन आती है तब उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा आ जाता है, वो काफी ज्यादा आउट परफॉर्म करने लग जाते हैं एज कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप, जिसने एक डिफेंसिव अप्रोच रखा था और मिड में और स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर कम कर दिया था फॉलिंग मार्केट में। तो इसीलिए इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी का म्यूटेड हो जाता है। इसमें देखा गया कि जो 10 इयर्स के रोलिंग रिटर्न है और यहाँ पर कंपेयर किया गया है फ्लेक्सी कैप फंड को निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 और निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स को। तो आप इस अगर चार्ट को देखते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि एवरी टाइम जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसका परफॉर्मेंस जो है वो निफ्टी मल्टी कैप 500 और निफ्टी लार्ज मिड कैप इंडेक्स के कंपैरेटिवली काफी कम रहा है। तो ये जो परफॉर्मेंस बेटर ना होने का रीजन जो है वो डेफिनेटली एक फ्लेक्सी कैप फंड का डिफेंसिव अप्रोच है, क्योंकि वो इतना डिफेंसिव प्ले कर जाते हैं वॉलेटाइल मार्केट में, जिसकी वजह से जब मार्केट रिकवर कर रहा है तब वो उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो क्या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत ही बढ़िया फंड कैटेगरी है और इसमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए? एज अ इन्वेस्टर आप क्या सोच रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर, वो हमें सोचकर इस फंड कैटेगरी में एक अच्छा एक्सपोजर, एक अच्छा इन्वेस्टेबल अमाउंट डालना चाहिए। तो हम देखते हैं कि एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना कि एज एन इन्वेस्टर आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। सपोज अगर आप इन्वेस्टर कैटेगरी नंबर 1 में फॉल करते हैं कि भाई आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो मॉडरेट है, बहुत ज्यादा आप एग्रेसिव नहीं है, आपके गोल्स जो हैं वो इस हिसाब से अलाइंड है कि आपके लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दैट केस आप फ्लेक्सी कैप फंड में एक अच्छा एक्सपोजर रख सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया फ्लेक्सी कैप जो फंड कैटेगरी है ये लार्ज कैप सेंट्रिक है और डेफिनेटली हम जानते हैं कि जो लार्ज कैप फंड है वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो एक कंजर्वेटिव, एक मॉडरेट इन्वेस्टर जिसका माइंडसेट ये है कि मुझे अपना एक स्टेबल पोर्टफोलियो चाहिए, तो वहां पर फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बेहतरीन फंड कैटेगरी होता है।
अगर आप इन्वेस्टर 2 हैं, जहां पर आपके पास सपोज लार्ज कैप का ऑलरेडी काफी एक्सपोजर है, और पर आप चाह रहे हैं कि अब आप थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ प्ले करना चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर से आप एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सके, आपका एक एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है, तो इन दैट केस मैं कहूंगी फ्लेक्सी कैप की जगह आपको मल्टी कैप फंड, लार्ज या मिड कैप फंड कैटेगरी को देखना चाहिए। अपने रिटर्न्स को देखकर, अपने रिस्क प्रोफाइल को देखकर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ रहना है या मल्टी कैप या लार्ज मिड कैप फंड कैटेगरी को चॉइस करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि म्यूचुअल फंड को चॉइस करते टाइम, चूज करते टाइम हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, तो हमें यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है फैक्ट शीट को देखिए। जी हाँ, किसी भी म्यूचुअल फंड को लेने से पहले अगर आपने सोच रहे हैं कि मुझे इस म्यूचुअल फंड को खरीदना है, तो उसकी फैक्ट शीट को, जो लेटेस्ट अपडेटेड फैक्ट शीट है, उस फैक्ट शीट को देखिए। उस फैक्ट शीट के अंदर उसका पूरा एसेट एलोकेशन रहता है कि वहां जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप में कितना डाल रहा है, कितना स्मॉल में डाल रहा है, कितना मिड में डाल रहा है। तो उस फैक्ट शीट में जाकर उसके एसेट एलोकेशन को आप चेक करिए। ये देखिए क्या वो एसेट एलोकेशन आपके रिस्क के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। आप जिस पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी को लेकर सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट, क्या वो उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है। तो फैक्ट शीट को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि पोर्टफोलियो ओवरलैप को चेक करना। जी हाँ, ये एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एज एन इन्वेस्टर हम छोड़ ही देते हैं, और होता क्या है, एंड अप हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो प्लीज अपना कोई भी म्यूचुअल फंड लेने से पहले आप चेक करिए कि वो आपका पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो दूसरा म्यूचुअल फंड है उससे कितना सिमिलर है। अगर सिमिलैरिटी 50% से ज्यादा दिखती है आपको, तो प्लीज अवॉइड करिए, किसी और म्यूचुअल फंड को चेक करिए। तो पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और आपका जो तीसरा पॉइंट है वो है कि जो आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, आप जो एक्टिव म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस को देखिए बेंचमार्क के साथ, कि वो पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड है उसने बेंचमार्क के साथ कैसे परफॉर्म किया है। सिर्फ ट्रेलिंग रिटर्न देखना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। म्यूचुअल फंड को लेने से पहले उसको बेंचमार्क के अगेंस्ट उसके ट्रेलिंग रिटर्न, उसके कैलेंडर रिटर्न, उसके रोलिंग रिटर्न्स, ये तीनों तरह के रिटर्न्स को अच्छी तरह से देखिए और अच्छी तरह से समझिए। कई बार क्या होता है कि हम पास्ट रिटर्न, मतलब पिछले 1 या 2 साल के रिटर्न देखकर हम म्यूचुअल फंड को ले लेते हैं, बट मैंने जैसे कहा कि जो पास्ट रिटर्न है वो फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं दे पाता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में वो अपने बेंचमार्क को ही डिफीट न कर सके। तो उसके जो रिटर्न प्रोफाइल है, उसके रिटर्न प्रोफाइल को थॉरोली स्टडी करिए। सिर्फ ट्रेलिंग रिटर्न या पास्ट रिटर्न देखना सफिशिएंट नहीं होता है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड आप खरीदे तो इन 3 बातों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सी कैप फंड बुरे नहीं है, बट जरूरी है ये जानना कि आप क्या सोचकर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका माइंडसेट क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, अपने रिस्क और अपने माइंडसेट को सोचिए, समझिए, उसके बाद एक सही फंड का चुनाव करिए। फ्लेक्सी कैप, जैसे मैंने बताया, फ्लेक्सिबल होने के बावजूद वो ज्यादातर लार्ज कैप में रहना पसंद करते हैं, जो कि कई हिसाब से ठीक भी लगता है और जो कि खराब भी नहीं है। एज अ मॉडरेट इन्वेस्टर लार्ज कैप में एलोकेटेड रहना बहुत ही सही डिसीजन रहता है, और एग्रेसिव के लिए डेफिनेटली मल्टी कैप और लार्ज मिड कैप इंडेक्सेस ज्यादा बेटर है। तो अपने रिस्क को समझिए और उस हिसाब से अपने लिए फंड को चूज करिए। आज ही बैठिए और अपने पोर्टफोलियो को देखिए और देखिए कि आपके जो फ्लेक्सी कैप फंड है और जो आपके लार्ज कैप फंड है वो कितने सिमिलर हैं। मुझे कमेंट करके आप डेफिनेटली बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से फ्लेक्सी कैप और कौन कौन से लार्ज कैप फंड है। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इन द मीनवाइल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करिए। टिल देन, बाय।